हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो है सरल तरीके से उत्तर भी देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू बताऊंगा वो सारे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का आपको जो वीडियो है वो हर एक वीडियो मिल सके, ताकि दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव 1 लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्टिव का ये पहला वीडियो है हिस्ट्री से संबंधित। इसके बाद और भी वीडियो आएगा जिसमें सब्जेक्टिव 2, सब्जेक्टिव 3, सब्जेक्टिव 4 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, अर्थात मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैं आपको समझ में आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके लगभग 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं या फिर 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। वैसे क्वेश्चंस को मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो है 5 नंबर वाले प्रश्न को भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूरा पाषाण युग की विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा पाषाण युग होता क्या है, इसके बारे में आपको जो है यहाँ पे बताना है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में बताया हुआ है कि यह युग लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, ये जो पूरा पाषाण युग है इसका जो समय पीरियड है ये दोस्तों मैंने बताया है 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषताएं हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लोग भोजन संग्रहण पर निर्भर थे और शिकार और मछली पकड़ते थे। आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है आपको, आगे यहाँ पे लिखना है आपको, गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, हड्डी तथा पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों यही आपको जो है 4-5 पॉइंट 2 या फिर 3 नंबर वाले प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। यहाँ पे आपको 2 ही प्रमुख विशेषताएं पूछा गया है, तो आपको 2 ही विशेषता लिखनी है। तो मैंने जो है 2 में से 2 उठाया हुआ है। वैसे तो आपकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन यदि यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ रहता तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 पूछ दिया गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। कैसे ना, सबसे पहला में आप नगर नियोजन लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है कि सड़कों का ग्रिड पैटर्न में जो है बनाया गया था। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ग्रिड पैटर्न होता है समकोण, जो समकोण पर काटती है। ठीक है, जो गलियां समकोण पर काटती है और चौराहे का निर्माण करती है वो ग्रिड पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को बनाया गया था और पक्की ईंटों के घर और सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पे जो घर का पानी होता था वो शहर के बाहर कैसे जाता था ये भी एक जो है सुनियोजित होती थी, अर्थात ये एक प्लानिंग के तहत किया जाता था। यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था। व्यापार मेसोपोटामिया से होता था और कृषि, शिल्प और धातु उद्योग विकसित थे। दोस्तों यदि आप अपने सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं तो दोस्तों आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। लेकिन यदि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है सारे क्वेश्चंस को समझें। लेकिन यदि आपके पास समय है अभी भी तो दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप जो है सारे चैप्टर्स को एक बार देखिए। ठीक है, आप एक बार देखते चलेंगे तो आपको जो है सारे चैप्टर्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आते चलेंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा हिस्ट्री का एमसीक्यू वीडियो, जिसमें मैंने 5 टेस्ट करवाया हुआ है। यदि आप 5 टेस्ट को देख लेते हैं तो जितने भी एमसीक्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सारे वीडियो को देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ताकि आपका एमसीक्यू से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेद के प्रकार और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप एक कॉमा दे के लिख सकते हैं कि जो जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया हुआ है इसके बारे में कि यह जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें स्तुतियाँ और भजन हैं। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद, इसमें यज्ञों और कर्मकांडों से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे तो आपको तीसरा वेद देखने को मिलेगा सामवेद, इसमें तो है संगीत और भजनों का संकलन है। और अंतिम वेद है अथर्ववेद, इसमें बताया गया है जादू टोना, औषधि और सामाजिक नियमों से संबंधित है। ठीक है, तो ये हुआ 4 वेद के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला त्रिरत्न है बुद्ध, नेक्स्ट है धम्म और अंतिम है संघ। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धार्थ गौतम को माना। ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जब बड़े हो गए ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हीं को जो है गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो कि मैंने टेस्ट में करवाया हुआ है। टेस्ट में मैंने जो है हिस्ट्री का टेस्ट 1, हिस्ट्री का टेस्ट 2, इस तरह से 5 टेस्ट करवाया हुआ है। 5 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट करेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। ये दोनों के आंसर आप कमेंट कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अशोक के धम्म अहिंसा, सहिष्णुता और दया की नीति है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रशासनिक सुधार और जल कल्याणकारी योजनाएं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयास। और अंतिम है विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की जानकारी। ये सारी जानकारी जो है अशोक के शिलालेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुप्तकालीन समाज की 2 विशेषताएं बताएं। ठीक है, यहाँ पे गुप्त काल की बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम आप कमेंट करें कि गुप्त काल जो है, गुप्त साम्राज्य जो है, उसकी स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद मैं जो है इसके बारे में विशेषताएं बताता हूँ। सबसे पहला विशेषता है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, जिसमें आपको समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह की जाति जो है में विभाजित मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नारी स्थिति, मतलब महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो वो जो महिलाओं की स्थिति जो है वो सम्मानजनक थी, लेकिन शिक्षा और राजनीतिक अधिकार सीमित थे। ठीक है, एक लिमिट अधिकार होता था शिक्षा और राजनीति में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाजनपद और महाजनपद काल का महत्व बताएं। ठीक है, क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद की जो संख्या होती थी वो 16 थी। ठीक है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आए थे। यह काल राजनीतिक संगठनों, व्यापार और बौद्ध जैन धर्मों के उदय के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों की गई। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल में भी देखने को मिल सकता है। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, ताकि यदि आई क्वेश्चन पॉलिटिकल में आ जाए तो वो भी आप लिख सकें। यहाँ पे मैंने इसका आंसर बताया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना है। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट करें कि जो A.O. है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें, गूगल कर सकते हैं, उसके बाद आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए
यहाँ पे दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे जो कि आपको 2 या फिर 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना थी। लेकिन दोस्तों अब जो जितना भी मैं आपसे प्रश्न अभी बताने वाला हूँ वो सारे प्रश्न जो है आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया हुआ है कि दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मौर्य काल का बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इनके जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य, इनका दूसरा नाम भी है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जो कि आपको नीचे पढ़ने से समझ में आएगा। सबसे पहला है राजा। यहाँ पे राजा के बारे में विशेषताएं बताई गई है। तो यहाँ पे राजा के बारे में मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि सर्वोच्च शासक जिसे सभी शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, ये पहला विशेषता हुआ जो कि राजा का था। नेक्स्ट है मंत्री परिषद। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि राजा की सहायता के लिए मंत्री, पुरोहित, सेनापति और अन्य अधिकारी होते थे, जो कि मौर्य प्रशासन का एक विशेषता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा, प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन, इसमें मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिनका शासन कुमार और महामात्य देखते थे। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। नगरों एवं गांवों के प्रशासन के लिए अलग अधिकारी होते थे, जो कि एक प्रशासन का बहुत ही अच्छा विशेषता है। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। इसमें बताया हुआ है कि अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। ठीक है, जो कि एक न्याय व्यवस्था होती थी। नेक्स्ट है गुप्तचर प्रणाली। चाणक्य की नीति के अनुसार एक शक्तिशाली जासूसी तंत्र था। दोस्तों मैंने आपको चाणक्य बताया हुआ था कि चाणक्य कौन था। इसी क्वेश्चन में सर्वप्रथम जब मैंने आपको क्वेश्चन बता रहा था तभी मैंने जो है इसके बारे में बताया था। दोस्तों आप कमेंट करें चाणक्य कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया हुआ आंसर कि गुप्त काल, ठीक है, आप यहाँ पे कालखंड देख सकते हैं, को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि इसका जो कारण है वो सारे मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैंने लिखा हुआ है। और दोस्तों आपको जब एग्जाम में आप आंसर जब लिखिएगा तो आप इसी क्रमबद्ध तरीके से लिखिएगा, ताकि जो है जो भी आपके टीचर चेक करेंगे इस कॉपी को जो आपने लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, तो उनको जो है चेक करने में आसानी होगी। और वो जो है जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला नंबर दिया, यहाँ पे लिखा कला और साहित्य। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डैश देके आप जो है इसके बारे में लिखेंगे कि कालिदास, विष्णु शर्मा और वराह मिहिर जैसे विद्वानों ने साहित्य और विज्ञान को समृद्ध किया। दूसरा नंबर देंगे, लिखेंगे वैज्ञानिक प्रगति। इसमें लिखेंगे आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और खगोल शास्त्र में योगदान दिया। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता। इसमें आपको लिखना है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप लिखते हैं क्वेश्चंस का आंसर को तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लिया हुआ है राजनीतिक स्थिरता। इसमें मैंने आपके लिए बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के नेतृत्व में साम्राज्य समृद्ध हुआ। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और व्यापार। सोने के सिक्कों का प्रचलन था जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इसी कारणवश गुप्त काल को जो है एक स्वर्ण युग काल माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है लिखने का, यदि आप ये सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखते हैं, सारे 5 नंबर वाले प्रश्न को आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर था। ठीक है, ये दोस्तों जो आपको ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं,
आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें क्लास 12 का हिस्ट्री का सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन है। उस वीडियो को उस लिंक को यदि आप टच करते हैं तो आपको सारे वीडियो जो है देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है चौथा नंबर चैप्टर आपको देखना है, उसको पढ़ना है। आपको जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कम से कम 3 कमेंट जरूर करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि 1857 के विद्रोह के कारण और प्रभाव लिखिए। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और संभावना है कि आपके इस जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस एग्जाम में भी ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए। तो आप जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आपको जो है इस क्वेश्चन के बारे में यदि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आप जो है बहुत ही आराम से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पे मेरा हेडिंग लिखा हुआ है कि 1857 विद्रोह के कारण। ठीक है, उसके बाद आपको एक एक करके कारण लिखना है, उसका डिस्क्राइब भी करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला कारण लिखा हुआ है राजनीतिक कारण। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश हड़प नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का हड़प लिया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक कारण कि किसानों पर भारी कर लगाए गए और स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए। नेक्स्ट है सामाजिक कारण कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया गया। नेक्स्ट है धार्मिक कारण कि ईसाई धर्म के प्रचार से लोगों में असंतोष बढ़ा। सैनिक कारण चर्बी लगे कारतूस की अफवाह से भारतीय सैनिकों में आक्रोश फैला। ठीक है, तो ये सभी कारणों के कारण 10 मई 1857 को ये विद्रोह जो है स्टार्ट होता है, जो कि मेरठ छावनी से स्टार्ट होता है और ये जो है एक बहुत ही हिंसात्मक तरीके से स्टार्ट होता है। और इस युद्ध में 1857 का युद्ध में इसी युद्ध को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेज लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्हें जो है पसीना आने लगा था कि वो जो है छिपे तो छिपे कहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारतवासी के द्वारा इस युद्ध को स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है विद्रोह के प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर मैंने आपके लिए लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था डायरेक्टली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन करती थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद जो है डायरेक्टली कौन शासन करने लगा? ब्रिटिश सरकार। यहाँ पे नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे वीरों की वीरगति भी प्राप्त हुई, मतलब इन लोग का जो है देहांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन की नींव। यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो इसमें 3-4 स्टार भी लगा लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका जो है सब्जेक्टिव नंबर 1। आप कमेंट करें कि सब्जेक्टिव नंबर 2 आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चाहिए और मैं जल्द से अपलोड कर सकूं और आपका एग्ज़ाम जो है उसमें एक अच्छा प्रश्न मैं दिला सकूं और वही क्वेश्चन फाइट करें, ताकि आप जो है अपना एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख कर आएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।